हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज का हमारा टॉपिक है NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई थी उसके बारे में हम उन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ेंगे। क्या थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और क्यों इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। ये टॉपिक आपको 5 नंबर देकर जाएगा अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर करते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी हो, चाहे वो इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ्स, है ना, और CDP में तो इससे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो बिना किसी देरी के इस टॉपिक को पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ेंगे इस टॉपिक के और देखेंगे कि क्या है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अब हम पढ़ेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म इन स्कूल एंड हायर एजुकेशन एंड दस शेप इंडिया इनटू ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। यानी सबसे पहले अगर हम बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आया उसका एम क्या था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पर्पस क्या था, क्यों लाया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। तो क्या था कि एम ये था कि जो हमारे इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, चाहे वो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है, चाहे वो हायर एजुकेशन सिस्टम हो, उसको दुनिया में एक पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ही प्रॉपर कहें या बहुत ही अच्छे पोजीशन पे लाके खड़ा करे, यानी ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाने का एम था इंडिया के एजुकेशन के थ्रू इंडिया को, है ना। तो समझ में आया कि क्या पर्पस था, व्हाट इज द मेन पर्पस, व्हाट इज द मेन एम क्या था कि स्कूल एजुकेशन हमारा इतना प्रभावी हो, हायर एजुकेशन हमारा इतना प्रभावी हो कि हम कहाँ रख सके, एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में हम जाने जाएं। ठीक है, तो इसलिए हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया और बहुत सारे चेंजेस हुए। क्या चेंजेस थे वो हम देखेंगे। सबसे पहले जो ये पॉलिसी थी वो कब आई थी, ये पॉलिसी हमारी आई थी जुलाई 29 2020 को, यानी 29 जुलाई 2020 को ये पॉलिसी क्या की गई थी, रिलीज की गई थी, अप्रूव्ड की गई थी, जिसे हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से जानते हैं। और यूनियन कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। यानी इस ये जो पॉलिसी है इसके चेयरपर्सन कौन थे, इसके चेयरपर्सन या यूनियन कैबिनेट चेयर बाय, यानी जो भी पॉलिसी बनाई गई उसके चेयर करने वाले कौन थे, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी थे। ठीक है, this policy replaced 34-year-old National Policy of Education NEPE 1986। यानी ये पॉलिसी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020, ये किस पॉलिसी को रिप्लेस करके आई थी, यानी किस पॉलिसी को रिफॉर्म करके आई थी, जो पॉलिसी हमारी 1986 में एक पॉलिसी आई थी, है ना। उसके बाद जो ये नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई, इस दोनों के बीच में 34 साल का गैप, यानी 34 साल का बड़ा गैप लगा नई एजुकेशन पॉलिसी को लाने में। यानी इससे पहले जो हमारी जो 2020 में जो आई है, उससे पहले कब आई थी, 1986 में। तो आज़ादी के बाद हमारे देश में कुल कितने आ गए हैं, 3 आ गई है। 3 कौन कौन सी आई है, 3 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कौन कौन सी है, एक 1968 में आया था, एक 1986 में आया था और ये 2020 में आया। तो 3 एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप याद रखिएगा, ये क्या करेगा, ऑप्शन में बनाकर दे देगा, आपको डेटा इधर उधर दे देगा और आप कंफ्यूज कर जाओगे। तो कितनी आ चुकी है आज़ादी के बाद, टोटल 3 आई है। कौन कौन सी, 1968, 1986 और हमारी 2020 जो रिसेंटली आई है। ठीक है, और इस पे बहुत जोरों से काम चल रहा है, कुछ इम्प्लीमेंट हुआ है और कुछ इम्प्लीमेंट करने की बात चल रही है। ठीक है, तो ये 3 है। और अगर हम बात करें कि 1992 में भी कुछ रिफॉर्म्स आए थे, वो रिफॉर्म्स किसके थे, 1986 में कुछ रिफॉर्म्स किए गए थे, तो वो हमारी 1992 में भी दिखता है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि इसकी अध्यक्षता किसने इसकी अध्यक्षता की। तो नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो यानी ISRO
प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और इस समिति में मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। अब ये देखिए इसी तरह नहीं बन गई, इसको बनाने में 4-5 साल का टाइम लगा, बहुत सारे सजेशंस लिए गए अलग अलग एरिया से, अलग अलग ब्लॉक से कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमारे सामने प्रस्तुत हुई, बहुत सारे रिफॉर्म्स के साथ, है ना, और कुछ चीज़ों को कंटिन्यू रखा भी गया है। ठीक है, अब क्या क्या रिफॉर्म्स थे वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ को डिस्कस करेंगे तो MHRD के नाम में परिवर्तन। MHRD क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नाम चेंज कर दिया गया और इसको क्या कर दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से अब ये इसका नया नाम क्या है? एजुकेशन मिनिस्ट्री। कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD को हम किस नाम से जानते हैं? मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को MHRD के नाम से हम जानते थे, जिसका नाम बदल के अब क्या किया कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री के करने का मंजूरी दे दी गई है और ये अभी हो भी गया है। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा चेंजेस क्या आया कि पहले क्या होती थी? 10+2 की शिक्षा होती थी। 10+2, है ना, क्या करते थे? 10+2 बेसिक एजुकेशन होता था और जो 2 साल का क्या होता था? हम कोई सब्जेक्ट चूज करते थे, या तो आर्ट्स स्ट्रीम में जाते थे, या तो हम साइंस स्ट्रीम में जाते थे, या हम कॉमर्स लेते थे। तो हम कब करते थे? ये 10th के बाद करते थे, तो 10th के बाद चूज करते थे। तो इस चीज़ को चेंज करके क्या चेंजेस लाया गया वो अभी हम देखेंगे। तो क्या चेंजेस लाया गया? 5+3+3+2 ये चेंजेस लाया गया। 10+2 को चेंज करके ये लाया गया। अब देखिए 6 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम का 2 समूह में विभाजित किया गया है। देखिए 3 से लेके 8 साल के बच्चे, 3 से लेके 8 साल में कितना टाइम है? 3 वर्ष का अगर बच्चा है और 8 साल तक का बच्चा है तो इसमें कितना ईयर वर्ग लग रहा है? गैप कितना है? 5 साल का गैप है। तो 3 इसको क्या कर दिया गया है? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। अगर हम बात करें कि 3 से लेके 8 साल के बच्चे हैं तो इसमें क्या आ जाएगा? 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, यानी 5 साल के। इसमें 3 से लेके जो 6 साल के बच्चों की अलग ग्रुप बना दी गई और 6 से लेके 8 साल के बच्चों की अलग ग्रुप बना दी गई। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब 3 से लेके 6 साल वाले बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? प्री स्कूल में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे आंगनबाड़ी या बाल वाटिका में पढ़ेंगे। और 6 से लेके 8 साल वाले बच्चे के लिए कौन सी क्लास है? क्लास 1 और क्लास 2 को रखा गया। समझ में आ रही है बात? 3 से लेके 6 साल वाले जो बच्चे हैं वो क्या पढ़ेंगे? नर्सरी, LKG, UKG, यानी कहाँ पढ़ेंगे? या तो प्री स्कूल में पढ़ेंगे, या तो आंगनबाड़ी में पढ़ेंगे, या तो बाल वाटिका में पढ़ेंगे, है ना। और यहाँ पर 6 से लेके 8 साल के बच्चे के लिए क्लास 1 और क्लास 2 है। तो क्या किया गया है कि ये जो 5 साल है ना, यहाँ पे क्या बोला? 3 से लेके 8 साल के बच्चों के लिए एक नई चीज बताई गई जिसको हम बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ECC का प्रावधान किया गया। अब क्या है ECC? तो ये क्या करेगी? बच्चों के लिए एक तरह से कैरिकुलम डेवलप करेगी। कैरिकुलम डेवलप करने का मतलब है कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है उस तरीके से क्या करेगी? टीचरों को ट्रेंड करेगी कि आपको बच्चों को किस क्लास में क्या पढ़ाना है। तो ये ECC कहाँ काम कर रही है? ECC काम कर रही है नर्सरी से लेके क्लास 2 तक। ECC का काम है कि बच्चों के लिए आप एक कैरिकुलम डेवलप कीजिए कि किस तरह से किस एज के बच्चों को क्या शिक्षा देनी है, कहां पर किस एज के बच्चों को किस तरह की शिक्षा प्रोवाइड करनी है। ये सारा किसका काम है? ECC। और ECC का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है। एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, इसके फुल फॉर्म को आप इग्नोर नहीं करना, ठीक है। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन इसका पूरा फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे हम पूरा पढ़ेंगे कि 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, प्री स्कूल के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण
प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, यानी ईसीसी को अगर हिंदी में कहें तो क्या बोलेंगे, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। ठीक है, 6 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चे क्या करेंगे, बच्चों को क्या किया जाएगा, प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 और कक्षा 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। यानी आप समझ में आया कि मेनली ईसीसी जो है वो कहाँ काम करेगा, नर्सरी, एलकेजी एंड यूकेजी में कौन काम करेगा, ईसीसी यानी प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल एंड शिक्षा। और ईसीसी कहाँ, अगर हम इस तरह से नॉर्मल वे में बात करें तो कहाँ काम करेगी, आंगनबाड़ी, बाल वाटिका और प्री स्कूल में। और 6 से लेकर 8 साल वाले बच्चे होंगे तो उसको कहाँ करना है, कक्षा 1 और कक्षा 2। अभी आप रिसेंटली देख रहे होंगे कि जब किसी बच्चे का क्लास 1 में एडमिशन कराना है तो उसकी आयु जो है, उसका जो वो कितने ईयर का है, वो 6 साल से कम का नहीं होना चाहिए। आप कभी भी अभी भी जाकर आप देख, अगर आपको किसी बच्चे का एडमिशन क्लास 1 में कराना है, अगर उस बच्चे का एज 6 साल से 1 दिन भी कम है ना, तो आपको 1 क्लास में एडमिशन नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे एनईपी 2020 में क्लियरली बताया गया है कि 6 साल से लेके 8 साल तक के बच्चे का है क्या क्लास 1 और क्लास 2 में पढ़ेंगे। तो क्लास 1 के लिए 6 साल से 1 भी दिन कम नहीं होना चाहिए, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब चलिए इसको थोड़ा सा एक डेटा के थ्रू देखते हैं कि कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे 5+3+3+2 के फॉर्मूले को। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन विथ न्यू कैरिकुला एंड पेडोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अभी मैंने बताया ना कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन क्या करेगा, न्यू कैरिकुलम एंड पेडोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी आपको किस तरह से पढ़ाना है, कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ाना है वो इम्प्लीमेंट करेगा। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन द 10+2 स्ट्रक्चर स्कूल कैरिकुला इज टू रिप्लेस बाई, यानी 10+2 की अभी हमने बात की ना, पहले हम क्या पढ़ते थे 10+2 का फॉर्मूला था, उसको चेंज करके क्या कर दिया गया है 5+3+3+4 है ना। तो ये हम देखेंगे कि किस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। अब क्या है, एज कैसे डिवाइड करेंगे, 5 साल का ये 5 साल का ये है, ये 3 साल का, ये 3 साल का, ये 4 साल का। तो इस 5 साल में आज कौन कौन से बच्चे आएंगे, एज जिनका एज 3 से लेके 8 साल है। फिर ये दूसरा जो तीसरा है इसमें आ जाएंगे 8 से लेके 11 साल के बच्चे। फिर ये जो तीसरा है 11 साल से लेके 14 साल के बच्चे। और ये 4 जो है ये 14 साल से 18 साल के बच्चे आएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ा ना कि एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी, यहाँ पर नर्सरी 1-2, यहाँ पे आएगा कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, यहाँ पे आ जाएगा आपका कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 और कक्षा 9 से 12, यानी कक्षा 9, 10, 11 और कक्षा 12 ये 4 वाले में आएंगे, है ना। एज ग्रुप अगर पूछा जाएगा तो 14 से लेके 18, तो आपको एज ग्रुप याद रखना है। अभी मैं एक डेटा के थ्रू दिखाऊंगी, एक चार्ट के थ्रू दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, द न्यू सिस्टम विल हैव 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग विद 3 ईयर ऑफ आंगनवाड़ी एंड प्री स्कूल। यानी पहले क्या था, हम इग्नोर करते थे, जो बच्चे नर्सरी के बच्चे थे, एलकेजी के बच्चे थे और यूकेजी के बच्चे थे, उनको हम शिक्षा नीति से अलग रखते थे। तो अब पहले क्या थी कि 12 साल की शिक्षा थी, अब क्या हो गई है, टोटल 15 साल की हो गई। कैसे 15 साल की होगी, ये 12 साल की स्कूल की शिक्षा और 3 साल की आंगनबाड़ी, तो 12-3-15 हो गई है। ठीक है, 12-3-15 हो गई है और इसको हम पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो प्री स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो क्या है ना, वहाँ पर नर्सरी टीचर ट्रेनिंग वाले जो शहरों में बच्चे जो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी पढ़ते हैं, तो शहर वाले बच्चे क्या पढ़ लेंगे, एक ट्रेंड टीचर के थ्रू पढ़ेंगे, उस टीचर को अच्छा ज्ञान होगा, वो उस तरीके से बच्चे को पढ़ाएगी। लेकिन जब आंगनबाड़ी में गांव के बच्चे जाएंगे तो आंगनबाड़ी में जो भी वहाँ के वर्कर हैं, जो भी वहाँ पे आंगनबाड़ी में काम करती हैं, वो क्या है, अच्छे से एजुकेटेड नहीं होते हैं, वो 10th क्लास पास होते हैं, 12th क्लास पास होते हैं। तो वो बच्चे अच्छा शिक्षा देने में, वो जो लोग होंगे वो अच्छी शिक्षा देने में क्या रहेंगे, असमर्थ रह सकते हैं। तो यहाँ पर आंगनवाड़ी जो वर्कर है उनको ट्रेंड करने की भी बात की जा रही है, ताकि जो हम ईसीसी है ना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए कि कहाँ पे, ग्रासरूट लेवल पर, यानी गांव वाले लेवल पर ही। ठीक है, एनसीईआरटी विल डेवलप ए नेशनल कैरिकुलम एंड पेडोलॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। यानी इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा कि एनसीईआरटी क्या डेवलप करेगा, नेशनल कैरिकुलर एंड पेडोलॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी NCPFECCE का
फुल फॉर्म आपको याद करना है, फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8, है ना। तो यहाँ पे अप टू द 8 की बात हो रही है, यानी कक्षा 2 तक, कक्षा 2 तक की बात हो रही है। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1 2, यानी कक्षा 2 तक, यानी एज ग्रुप अगर 8 दे दिया है तो कक्षा 2 तक की बात हो रही है। तो कौन करेगा? एनसीईआरटी डेवलप करेगा, नेशनल करिकुलर पेडोलॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ये तो आपको याद हो गया। अब इसको एनसीपीएफ का फुल फॉर्म आपको याद कर लेना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, ठीक है। The planning and the implementation of ECC will be carried out jointly by the Ministry of HRD, Women and Child Development and हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ट्राइबल अफेयर। यानी ये जो ईसीसी का इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसकी प्लानिंग करनी है, उसमें 3 मिनिस्ट्री यहाँ पे काम कर रही है। कौन कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ HRD, है ना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ट्राइबल अफेयर, जो कि जनजाति वाले अफेयर वाले मिनिस्ट्री है। ये तीनों इन सब पे काम करेंगे, क्योंकि देखिए देश में हर कोने में बच्चे हैं, चाहे वो ट्राइबल बच्चे हों, चाहे वो नॉर्थ इंडिया के हो, साउथ इंडिया के हो, कहीं भी के भी बच्चे हैं, तो उन सब के लिए काम करने के लिए ये तीनों मिनिस्ट्री काम करेगी, ठीक है। चलिए, और काम कर भी रही है। अब हमें मेन चीज फोकस क्या करना था, ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, 5 + 3 + 3 + 4। पहले 5वें साल को हम बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज, फिर उसके बाद आती है प्रिपरेटरी स्टेज, उसके बाद 3 साल की मिडिल स्टेज और 4 साल की सेकेंडरी स्टेज। यानी फाउंडेशन पहले आएगा, उसके बाद आएगा प्रिपरेटरी, उसके बाद आएगा मिडिल के बाद आएगा सेकेंडरी। तो इस तरह से हम डिवाइड किया गया है। अब सबसे पहले हम पहले वाले को देखेंगे। पहला 5 साल क्या होगा? फाउंडेशनल स्टेज होता है। 3 ईयर ऑफ प्री प्राइमरी, यानी प्री प्राइमरी कौन हमने पढ़ा? नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फॉलोड बाय क्लास 1 और 2। यानी 5 में किसको किसको इंक्लूड करेंगे? पहले 5वें को हम फाउंडेशनल कहते हैं, जिसमें 3 साल का प्री प्राइमरी और 2 साल का क्लास 1 और 2। दूसरा होता है प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज में बच्चे को हम अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे, किसके लिए? मिडिल स्कूल और हायर एजुकेशन के लिए। अब इसमें कौन सा क्लास 3 और क्लास 8। अब यहाँ पे आपको बताइए कि क्लास 3 से लेके क्लास 3 to 5 है, तो क्लास 3 से 5 में कौन से एज ग्रुप के बच्चे आएंगे? यहाँ पर आएंगे 9, 10, 11, है ना, 9, 10, 11 ये वाले एज वाले बच्चे आएंगे। उसके बाद आता है मिडिल स्टेज, जिसमें कक्षा 6 से लेके 8 यानी 6, 7, 8 वाली क्लास आएगी। और उसके बाद लास्ट में आएगी सेकेंडरी स्टेज, इसमें कक्षा 9 से लेके 12। अब यहाँ पर सब्जेक्ट चॉइस फॉर द स्टूडेंट, यानी हम सब्जेक्ट कब चॉइस करते थे? जब हम क्लास 12th में जाते थे, क्लास 11th में जाते थे। 10th पास करने के बाद जब हम क्लास 11th में एडमिशन लेते थे, तो हमें सब्जेक्ट चॉइस का ऑप्शन दिया जाता है कि आप आर्ट्स लोगे, आप साइंस लोगे, आप मैथ्स लोगे, आप कॉमर्स लोगे, है ना। लेकिन हमें यहाँ पे क्लास 9 से ही सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट चूज फॉर द स्टूडेंट क्लास 9 से ही आपको यहाँ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? नेक्स्ट पढ़ना है रिफॉर्म इन स्कूल कैरिकुलम एंड पेडोलॉजिकल, यानी स्कूल के कैरिकुलम एंड पेडोलॉजी के में बहुत बड़ा चेंजेस आएगा, बहुत अच्छे आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। पर्पस क्या है? कि बच्चे को इक्विप्ड करना है, किससे? 21st सेंचुरी स्किल से। अब 21st सेंचुरी स्किल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो हमारा रिफॉर्म आ रहा है स्कूल कैरिकुलम में, पेडोलॉजिकल में, उसका मेन पर्पस ये है कि बच्चों में 21st सेंचुरी स्किल कूट के भरनी है। और वो क्या होनी चाहिए? बच्चे कैसे सोचे, रिड्यूस इन कैरिकुलम कंटेंट टू एनहेंस एसेंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ग्रेटर फोकस ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। यानी 21st सेंचुरी स्किल में क्या आएगा? बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, बच्चे एक्सपीरियंशियल लर्निंग करें, बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप हो, बच्चे डिसीजन मेकिंग कर सके अच्छे से। स्टूडेंट विल हैव इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, यानी बच्चों के पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, ये बच्चों में ये लचीलापन प्रोवाइड किया जाएगा कि अपने सब्जेक्ट को वो खुद क्या कर सके, चूज कर सके, है ना। वो उनको अगर आर्ट्स पढ़ना है तो वो आर्ट्स पढ़ सके, उन्हें अगर मैथ्स पढ़ना है तो वो मैथ पढ़े। अगर वो चाहते हैं कि एक सब्जेक्ट आर्ट्स का ले और एक सब्जेक्ट साइंस का ले तो वो भी ले सकते हैं। यानी यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी। मान लीजिए कि बच्चे को हिस्ट्री का पढ़ने का मन है, साथ में बच्चे को क्या पढ़ने का मन है? बायो पढ़ने का मन है,
यानी समझ में आया कि अगर आर्ट्स किसी बच्चे को हिस्ट्री पढ़नी है तो वो बायो के साथ पढ़ सकता है। ऐसा रिजिडिटी नहीं रहेगी, ऐसा हार्ड सब्जेक्ट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा कि बच्चे को साइंस पढ़ना है तो बच्चा बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ही पढ़ेगा। बच्चा एक आर्ट्स का सब्जेक्ट एक साइंस का सब्जेक्ट के साथ मिक्स करके पढ़ सकता है। बच्चे को अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है तो बच्चा पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स या ज्योग्राफी कुछ भी पढ़नी है तो उसके साथ वो मैथ्स पढ़ सकता है। यानी यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस ऑफ सब्जेक्ट बच्चे को दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है देयर विल नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स साइंस एंड कैरिकुलम एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एंड बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम। वही बात मैंने आपको बताई ना कि कोई यहाँ पे रिजिडिटी नहीं रहेगी, रिजिड नहीं रहेगा, कोई सेपरेशन नहीं रहेगा। जिसको जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसके चॉइस के अकॉर्डिंग वो पढ़ सकता है। कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया जाएगा, यानी वोकेशनल एजुकेशन को क्लास 6 से ही बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। यानी बच्चे को क्लास 6 से ही ये माइंड मेकअप कर लेना है कि आगे चल के मेरे को किस फील्ड में काम करना है, मुझे कौन से वोकेशनल स्टडी को पढ़ना है और हमें क्या पढ़ना है। जनरली बच्चे क्या होता है क्लास 10th के बाद आर्ट्स और साइंस स्ट्रीम में बढ़ते हैं, उसके बाद आर्ट्स वाले बच्चे सोचते हैं कि हम आईएएस वगैरह आईएएस की फील्ड में जाएंगे और साइंस वाले बच्चे सोचते हैं कि या तो हम मेडिकल में जाएंगे या तो हम इंजीनियरिंग करेंगे। ठीक है, तो इंटर्नशिप कराई जाएगी, यानी यहाँ पे स्किल्ड वाले जो शिक्षा है वहां पे क्लास 6 से ही दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अटेंडिंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जाता है। FLN फुल फॉर्म क्या है? FLN का फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। क्या है ये FLN? वो पढ़ते हैं। रिकॉग्नाइजिंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एज एन अर्जेंट एंड नेसेसरी प्री रिक्वेस्टिंग टू द लर्नर। प्री रिक्वेस्टिंग का मतलब क्या है कि पहली शर्त है लर्निंग की। अगर पहली शर्त अगर कुछ है तो बच्चे में फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को आपको डेवलप करना पड़ेगा। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का मतलब क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर अटेंडिंग यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी इन ऑल प्राइमरी स्कूल फॉर ऑल लर्नर बाय ग्रेड 3 बाई 2025। अब यहाँ पे एक चीज़ है ना कि ये जो फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी वाला जो एम रखा गया है वो कहाँ बच्चे में फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी डेवलप हो जानी चाहिए ऑल लर्नर बाय ग्रेड 3 तक। यानी ग्रेड 3 तक बच्चे क्या कर सके, बच्चे की एबिलिटी क्या हो जानी चाहिए टू रीड बेसिक टेक्स्ट एंड सॉल्व बेसिक मैथ्स प्रॉब्लम सच एज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो समझ में आया क्या है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी? फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ये है कि कक्षा 3 तक सभी बच्चों में ऑल लर्नर यानी कक्षा 3 तक सारे बच्चे क्या सीख जाए, अच्छे से पढ़ना और अच्छे से मैथ्स को कैलकुलेट करना उनको आ जाए। यानी बेसिक मैथ कैलकुलेशन में बेसिक मैथ्स प्रॉब्लम जो होते हैं वो बच्चे को आ जाए और बेसिक रीडिंग देना आ जाए। बच्चे अच्छे से लैंग्वेज को रीड कर पाए, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, वो अच्छे से बच्चे पढ़ पाए, है ना। तो बेसिक एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए कक्षा 3 तक। यही है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। लिटरेसी यानी लैंग्वेज को अच्छे से बच्चे पढ़ पाए, बेसिक लैंग्वेज को, और बेसिक न्यूमरेसी करें यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कक्षा 3 तक बच्चों को आ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाषाई विविधता को बढ़ावा एंड संरक्षण। NEP 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। यानी NEP 2020 में क्या दिया गया कि जो प्रारंभिक शिक्षा है आपकी कक्षा 5 तक की वो किस में होनी चाहिए, आपकी मदर टंग में होनी चाहिए, आपकी रीजनल लैंग्वेज में होनी चाहिए, आपकी क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए। ठीक है, और हो सके पॉसिबल है तो आप कक्षा 8 तक भी मातृभाषा में पढ़ा सकते हैं। और ये सभी स्टेट गवर्नमेंट को ये बताया गया है, ये निर्देश दिया गया है कि आप जो है अपने स्कूलों में क्या कर सके, आप मदर टंग में ही क्या कर सके, बच्चों को पढ़ाने का प्रावधान है। आप बच्चों को जो बेसिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा है कक्षा 5 तक और हो सके तो कक्षा 8 तक मातृभाषा में ही पढ़ाए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि एक प्रॉब्लम क्रिएट ये होगा कि सबकी मातृभाषा अलग अलग होती है। सबकी मातृभाषा होती है, जैसे कोई तमिल पढ़ेगा मातृभाषा में कक्षा 5 या कक्षा 8 तक कोई, तो ये तो गवर्नमेंट स्कूल में तो अप्लाई हो जाएगा, है ना। जैसे देखिए गुजरात का बच्चा गुजराती पढ़ेगा, उसकी मातृभाषा है, राजस्थान का बच्चा राजस्थानी पढ़ेगा, है ना, तो असम का बच्चा असमिया पढ़ेगा। तो सारे स्टेट के बच्चे जो प्रारंभिक शिक्षा अपने मदर टंग में लेंगे, लेकिन हर स्टेट में आपको क्या मिलेगा,
प्राइवेट स्कूल भी मिलेगा। अब प्राइवेट स्कूल वाले जो स्कूल जो चलाते हैं वो क्या करेंगे कि प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर किस लैंग्वेज में करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि उनके बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा किस में हो, इंग्लिश में हो। आपको समझना है इस तरह कि देखिए मान लीजिए गवर्नमेंट ने बोला कि सारे गवर्नमेंट स्कूलों में चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, प्रारंभिक शिक्षा किस में होनी चाहिए, मदर टंग में, यानी उसकी जो मातृभाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, रीजनल भाषा में है, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होगा कि हर स्टेट में प्राइवेट स्कूल भी होते हैं। तो ये तो गवर्नमेंट स्कूल की बात हुई कि चलो भाई हम मदर टंग में बच्चों को बढ़ा देंगे, लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले जो मैनेजमेंट है वो क्या करती है, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में पढ़ाती है। तो एक ही स्टेट से मान लीजिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि गुजरात का बच्चा है ना, गुजरात में है, यहाँ पे हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल है और यहाँ पे प्राइवेट स्कूल है। गुजरात में कुछ बच्चे का क्या पढ़ रहे हैं, मदर टंग में पढ़ रहे हैं कक्षा 8 तक, ठीक है, और यहाँ पर प्राइवेट वाले बच्चे मदर टंग में ना पढ़ के इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। गुजरात वाले बच्चे गुजराती में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल वाले हैं ये इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों में बहुत ज़्यादा लर्निंग गैप आपको देखने को मिलेगा और ये एक क्रिटिसिज्म है गवर्नमेंट का जो कि NEP 2020 में देखने को मिला है, ठीक है। Whenever possible, medium of instruction until at least grade 5 but perfectly till grade 8 and beyond will be the home language, mother tongue, local language and regional language. There will be followed by both public and private school. तो आप पब्लिक स्कूल यानी गवर्नमेंट स्कूल में तो ये फॉलो हो सकता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले पर आप बर्डन नहीं डाल सकते और फोर्सली इसको अप्लाई नहीं करा सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें हमें क्या पढ़ना है। असेसमेंट रिफॉर्म यानी पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से जुड़े सुझाव। क्या दिए सुझाव NEP 2020 में? NEP 2020 शिफ्ट फॉर समेटिव असेसमेंट टू रेगुलर एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपको सारा आकलन करना है, बच्चों का मूल्यांकन करना। समेटिव असेसमेंट क्या होता है आपको पता है, जो कि एंड ऑफ द टर्म यानी जो आपके फाइनल एग्जाम होते हैं जहां पे हम बस पेन पेपर टेस्ट के थ्रू बच्चों का आकलन करते हैं। लेकिन फॉर्मेटिव स्टेट में क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर चलते रहता है, आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपका ऑब्जर्वेशन हो गया और कब आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया। यहाँ पे बच्चों की हर चीज को देखी जाती है और यहाँ पे रेमेडियल टीचिंग की जाती है, यहाँ पे डायग्नोस्टिक टीचिंग की जाती है ना। तो यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट जनरली ये होता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, तो सालों भर हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। तो यहाँ पर शिफ्ट किया गया है कि हमें साल में एक बार बच्चे का आकलन नहीं करना है, बच्चे का हर मंथ, हर टाइम, एवरी टाइम, मतलब कंटिन्यूअसली बच्चे का असेसमेंट होते रहना चाहिए, जिससे हमें ये पता चलेगा कि बच्चे किस तरह सीख रहे हैं, बच्चे ने कितना सीखा है, बच्चे में और क्या चेंजेस करने की जरूरत है। तो ये इन्होंने बहुत बड़ी बात बताई है। विच इज मोर competency based promoting learning and development and test higher order skill such as analysis, critical thinking and conceptual clarity। यानी इन सब चीजों पर ध्यान देना है कि बच्चे ने हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल डेवलप हुई कि नहीं, बच्चे कितना एनालिसिस कर रहे हैं, कितना क्रिटिकल थिंकिंग, कंसेप्चुअल क्लियरिटी बच्चों में डेवलप हुई कि नहीं हुई ना। अब साल में जब बच्चे का आप एक बार टेस्ट लोगे तो क्या होगा, आपको पता नहीं रहेगा, कुछ बच्चे अच्छा करेंगे, कुछ बच्चे अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो आपको रीजन नहीं समझ में आएगा। इसलिए क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट हमको करते रहना चाहिए, ठीक है। इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। ऑल स्टूडेंट विल टेक स्कूल एग्जामिनेशन ग्रेड 3, 5 एंड 8, बोर्ड एग्जाम फ्रॉम क्लास 10th एंड 12th विल कंटिन्यू। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि बच्चे कहाँ एग्जाम दे सकते हैं, क्लास 3 में एग्जाम दे सकते हैं, फिर क्लास 5 में बच्चों का एग्जाम होगा, फिर क्लास 8 में होगा, है ना, बच्चों का एग्जाम होगा। और बोर्ड एग्जाम जो क्लास 10th का होता था, क्लास 12th का होता था, वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट आ गई है कि बोर्ड एग्जाम ट्वाइस इन अ ईयर, यानी बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार होगा। और मान लीजिए कि बच्चे ने 6 मंथ पर दिया बोर्ड एग्जाम और फिर उसके बाद 12 मंथ पे दिया, तो मान लीजिए कि बच्चे का ग्रेड 12 मंथ के बाद अच्छा आ रहा है और 6 मंथ वाला ग्रेड अच्छा नहीं आया, 2 बार एग्जाम दिया, तो जिसमें बच्चे का अच्छा मार्क्स आएगा उस मार्क्स को वो बच्चा आगे लेके जा सकता है। यहाँ पर बच्चे के लिए ये ऑप्शन दिया गया है कि 2 बार बोर्ड एग्जाम होगा और जिस बोर्ड एग्जाम में बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया वो उसका रियल मार्क्स जोड़ा हो, रियल मार्क्स बताया जाएगा और उसी को लेके बच्चा आगे बढ़ेगा। तो बच्चे
को यहाँ भी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। मान लीजिए बोर्ड एग्जाम पहले एक साल में एक बार होता था या अभी भी साल में एक बार होता है, तो क्या होता है बच्चे का अगर बच्चे ने का परफॉर्मेंस खराब रहा तो उसी को लेके बच्चे को आगे बढ़ना पड़ता है, और बच्चा क्या होता है साइकोलॉजिकली बच्चे पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए बोर्ड एग्जाम को क्या किया गया, बच्चे को अगर बच्चे ने पहले बोर्ड एग्जाम में अच्छा नहीं किया तो उसको मौका दिया जाएगा फिर से तैयारी करने के लिए, फिर से पढ़ने के लिए। न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर परख है ना, PARAK, या जिसको हम क्या बोलेंगे परफॉर्मेंस असेसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। परख क्या है, परख का फुल फॉर्म यानी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट विल सेट अप स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, यानी बच्चे के असेसमेंट के लिए परख को क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। और परख क्या है, बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास में काम करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। Student will able to choose many of the subject and the level in which they take board exam। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि सभी बच्चों की मैथ्स बहुत अच्छी नहीं होती है ना, तो जैसे एडवांस मैथ होता है और उससे नीचे का भी मैथ्स होता है ना, मिडिल लेवल का मैथ होता है, फिर एक लोअर लेवल का मैथ होता है। तो मान लीजिए कि आप एडवांस लेवल ऑफ मैथ आपसे नहीं बन पा रहा है, आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे बोर्ड एग्जाम में उससे नीचे लेवल का मैथ्स आप ले सकते हो ताकि जिसमें आप कंफर्टेबल रहो। तो यहाँ पे बोला गया है कि स्टूडेंट विल एबल टू चूज मेनी ऑफ द सब्जेक्ट एंड लेवल इन विच they take exam. There will be no hard separation among curricular and extracurricular and co-curricular among arts and science. All subject equal weightage value, either it's math, science or sports, है ना। तो आपको अगर मान लीजिए कि आपको आप अपना फील्ड मान लीजिए कि मैथ्स वगैरह किस फील्ड में काम आएगा, आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको मेडिकल करना है, तो आपको थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप अपना आपका जो एम है कि फ्यूचर में आपको क्या बनना है, आपको फ्यूचर में मान लीजिए कि आपको शेफ बनना है ना, शेफ बनना है, या आपको आर्ट्स में जाना है, आपको पेंटिंग में जाना है, तो वहाँ पे हायर लेवल मैथ्स का कोई काम नहीं होता है। तो अगर आपको बेसिक लेवल का मैथ्स भी आता है तो वहाँ काम चलेगा, और आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको एडवांस लेवल का मैथ्स पढ़ना है या बेसिक लेवल का मैथ्स पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र यानी नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की गई है ना। नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की है किस लिए, परख के लिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए परख स्कीम को लाया गया है। NEP 2020 में एक ऐसे पाठ्यक्रम और अध्यापन प्रणाली विधि के विकास पर बल दिया गया है जिसके तहत पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए छात्रों को में 21वीं सदी के कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षा और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। अब यहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब है 360 डिग्री का असेसमेंट और 360 डिग्री। अब होलिस्टिक डेवलपमेंट किसी बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसे होगा, जब हम उनका 360 डिग्री असेसमेंट करेंगे। 360 डिग्री यानी ओवरऑल असेसमेंट के थ्रू बच्चों का हम होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसमें जोड़ा गया है पीयर असेसमेंट को। पीयर असेसमेंट क्या है, आपका असेसमेंट टीचर ही नहीं करेगा, आपके जो सहपाठी हैं वो भी आपका असेसमेंट करेंगे, और आपको सेल्फ असेसमेंट भी करना, आपको अपना आकलन खुद करना है। आपका आकलन आपका मित्र करेगा और आपका आकलन आपके टीचर भी करेंगे। तो इन सब से जो डेटा इकट्ठा होगा वो आपका फाइनल असेसमेंट होगा। आपका पीयर भी कर रहा है, सहपाठी भी कर रहा है, आप खुद अपना आकलन कर रहे हैं कि आपने क्या गलती की, आपने कहाँ पे आपको जरूरत है प्रोग्रेस की, है ना, और का टीचर भी देखेगा। उसको हम बोलते हैं 360 डेवलपमेंट और 360 असेसमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इक्विटेबल इंक्लूसिव एजुकेशन यानी NEP 2020 aim to ensure that no child lose any opportunity to learn and excel because of circumstance of birth or background. Special emphasis will be given to socially and economical disadvantaged group to include gender, socio-cultural and geographical identity and disability. Children with disability will enable to fully participate in regular schooling process for the foundational stage to higher education. Every state and district will encourage to establish Bal Bhavan as a special daytime boarding school to participate in
रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड एंड प्ले रिलेटेड एक्टिविटी। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि हमको इंक्लूसिव एजुकेशन पे फोकस करना है। कोई भी समाज का बच्चा पीछे नहीं छूटना चाहिए, चाहे वो बच्चा डिसेबल क्यों ना हो, चाहे वो डिसएडवांस ग्रुप से क्यों ना आए, या सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांस ग्रुप से क्यों ना हो, या किसी क्या जेंडर के तहत वो पीछे ना छूट जाए। सबको हमें लेके आगे बढ़ना है। और बच्चों को हो सके तो कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए जहाँ पर आप बाल भवन का प्रावधान है, जहाँ पे डे बोर्डिंग हो, बच्चे वहाँ पे दिन में रुके और आर्ट रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड, प्रे रिलेटेड वहाँ पे एक्टिविटी बच्चों को सिखाई जाए। ठीक है। अब क्या है, टीचर एजुकेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, यानी NEFTE 2021 का फुल फॉर्म आप देख लीजिए। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन के लिए काम करता है। विल फॉर्मुलेट बाय द NCTE। NCT क्या है? नेशनल कैरिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन, कंसल्टेड विद NCERT। अब यहाँ पे क्या है, बाय 2030 द मिनिमम डिग्री क्लासिफिकेशन फॉर द टीचिंग विल बी 4 डिग्री इंटीग्रेटेड बीएड। यानी 2030 तक, अभी क्या है 2 साल का बीएड होता है, 2 साल का बीएड को हटा दिया जाएगा और बीएड कितने साल का हो जाएगा? 4 साल का हो जाएगा। और ये बीएड कब स्टार्ट हो जाएगा? आफ्टर 12th, यानी 12th में ही बच्चे डिसाइड कर लेंगे कि हमें टीचर बनना है या क्या बनना है। तो टीचर बनने के लिए ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद 2-3 फील्ड में अब ट्राई किया, नहीं हुआ तो चलो भाई बीएड कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको टीचर बनना है तो एक आपको परफेक्ट, एक अच्छा टीचर बनना पड़ेगा और उसके लिए आपको शुरू से सोचना पड़ेगा और आपको 4 साल का बीएड का कोर्स करना पड़ेगा। ये कब तक है? 2030 तक। ठीक है। रिबोस्ट एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेसिंग ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर टीचर एंड मेरिट बेस्ड परफॉर्मेंस, यानी जो टीचर का रिक्रूटमेंट होगा वो मेरिट बेस पर होगा, उनके परफॉर्मेंस पर होगा और ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कोई भी धांधली नहीं होगी। ठीक है। तो फ्यूचर में टीचर अच्छे चाहिए, ऐसे नहीं कि पेपर वाले टीचर नहीं चाहिए। एडल्ट एजुकेशन के बारे में क्या बताएगी कि पॉलिसी एम टू अचीव 100% यूथ एंड एडल्ट लिटरेसी, यानी 100% यूथ और एडल्ट लिटरेसी पर ध्यान देना है। फाइनेंसिंग एजुकेशन क्या है कि द सेंटर एंड द स्टेट विल वर्क टुगेदर टू इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर टू रीच 6% ऑफ GDP एंड एट अर्लीस्ट, यानी GDP में 6% का बढ़ोतरी का प्रावधान है। ठीक है। अब उसके बाद इंक्रीज GER टू 50% बाई 2035। अब ये क्या है इंक्रीज GER का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। इसको हमें कितना बढ़ाना है? 50% बढ़ाना है। और कब तक बढ़ाना है? समय सीमा क्या है? 2035 तक, यानी 2035 तक 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हो जाना चाहिए। कहाँ हो जाना चाहिए? हायर एजुकेशन में। हायर एजुकेशन में क्या है? अभी क्या है? अभी का डेटा देखा जाए, यानी 2018 का डेटा देखा जाए तो हायर एजुकेशन करने वाले कितने लोग होते हैं? ओनली 26.3% लोग हैं। और इसी को हमें बढ़ाकर 2035 तक 50% ले जाने का प्रावधान है। तो इस पर सरकार काम कर रही है कि यानी 2035 तक हमें 26% से बढ़ाकर कहाँ ले जाना है? 50% तक। यानी जितने भी लोग हैं उसके 50% लोग कम से कम हायर एजुकेशन तो कर ही ले, है ना। आपको जो आप देखोगे कि जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, जो लोअर क्लासेस होते हैं, जैसे कक्षा 1 से 5 में आपको 100% मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे किसी रीजन से बच्चे धीरे धीरे क्या होते हैं? पढ़ाई छोड़ते जाते हैं और वहाँ पे ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो आपका कम होते रहता है। यानी 2035 तक 50%। ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हायर एजुकेशन के बारे में क्या बोलती है? भारत उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानून शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के एक एकल निकाय के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया है। यानी जो भी हायर एजुकेशन होगी, जैसे आप मेडिकल को छोड़ दीजिए या आप लॉ एजुकेशन को छोड़ दीजिए, तो जितनी भी हायर एजुकेशन में शिक्षा आती है ना, उस पर पहले कौन काम करता था? UGC काम करता था। अब UGC को हटाकर एक अलग तरह का आयोग बना दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं भारत उच्च शिक्षा आयोग। अब यही उसके सारे रूल को बनाएगी और यही सबके एग्जाम्स लेगी और सारे कैरिकुलम को डेवलप करेगी। उसका क्या नाम है? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी HECI। NEP
2020 के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट 26.3 वर्ष इसमें से बढ़ा के फिर वही बात बताई गई है कि इतना करने का प्रावधान है रक्ष रखा। इसके साथ देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ की नई सीटों को भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में कि किस कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है, तो अब एमफिल नहीं होगा। ठीक है, अगला है हमारा, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक ये लास्ट स्लाइड है। यहाँ पे क्या है, वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट इन स्कूल फ्रॉम क्लास 6 ग्रेड विल इंक्लूड इंटर्नशिप। ये हमने पहले भी पढ़ा कि वोकेशनल एजुकेशन कहाँ स्टार्ट हो जाएगा, आपके क्लास 6 से स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ पे बच्चों को इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। न्यू एंड कम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फ्रॉम स्कूल एजुकेशन NCFSE 2020 और 21 विल डेवलप बाय द NCERT। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात बताई गई, कॉलेज एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या बताया गया है कि कॉलेज में आपको कैसे एडमिशन मिलेगा। तो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन, यानी जब आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, चाहे वो किसी भी देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में है ना, चाहे वो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको लेना है या आपको पटना यूनिवर्सिटी में लेना है या आपको DAAV में लेना है, देवी अहिल्याबाई होलकर, मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी हो देश की, अगर आपको एडमिशन लेना है कॉलेज में तो आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA भी नेट का एग्जाम लेती है, जिसको हम बोलते हैं, NTA का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यही क्या करेगी, एग्जाम को कंडक्ट कराएगी, यानी एग्जाम का जो लेवल होगा आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA विल कंडक्ट ए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जिसको हम बोलेंगे CEE फॉर द एडमिशन टू यूनिवर्सिटी अक्रॉस द कंट्री। देश के किसी भी कंट्री, देश के मतलब हमारे देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। और ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कौन लेगा, NTA लेगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको आपका कॉलेज मिलेगा। और ये जो NTA एग्जाम लेगा वो साल में 2 बार लेगा। इट विल बी हेल्ड एट लिस्ट ट्वाइस इन अ ईयर, यानी साल में ये 2 बार एग्जाम होगा, जिसको हम कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर कॉलेज एडमिशन के नाम से जानेंगे। एक कॉमन, अब इसमें पूछा क्या जाएगा बच्चों से, तो एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, यानी एक कॉमन रहेगा जिसमें आपको GK GS हिंदी इंग्लिश सब रहेगा। और एक आपका स्पेशलाइज सब्जेक्ट होगा, वो होगा आर्ट्स होगा, साइंस होगा, कॉमर्स होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट क्लास 12th में है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक रहेगा पेपर। और एक पेपर का क्या रहेगा, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का, जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, ये सब चीज़ें इंग्लिश हिंदी पूछी जाएंगी। तो समझ में आया कि कॉलेज एडमिशन के लिए क्या बातें बताई गई है। ठीक है, तो ये थे आज की लेक्चर जो कि NEP 2020 से थी। आई थिंक आपको लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही डिटेल वीडियो थी। आई थिंक CTET के लिए इतना डिटेल किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। तो अगर आपको अच्छे से जानना था NEP 2020 तो वो सब कुछ सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड किया है। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा कि आपको क्या नहीं समझ में आया और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।